हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को तो एक बार यस कमेंट कर दें। हेलो, आवाज़ आ रही है ना सही? ठीक है, थैंक यू दीपक भैया। और चूँकि कुछ हाँ, नमस्कार मामा, आप सबको वेलकम है। मैं अपनी बातों को रखने से पहले मैं विशेष तौर पर आदरणीय भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माचनवार साहब और हमारे आदरणीय दादाजी श्री गणपत मंडल, मैं उन सब का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने के लिए। और ये जो पहल है ये वाकई ये आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ओबीसी समाज के लिए चूँकि 90 का दौर के बाद जो लड़ाई लड़ी गई ओबीसी वर्ग के लिए, और उसके बाद ये जो बीच का जो गैप आ गया और उसमें सारी जो ओबीसी के जो राइट्स थे धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का जो प्रयास चल रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके समर्थन में लड़ाई और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में यह जो संगठन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस महामारी के दौर में क्योंकि आप सब जानते हैं इस दौर में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो गरीब तबके के लोग हैं, एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं। इसमें कहीं भी कोई फॉरवर्ड के एक भी व्यक्ति नहीं है, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। तो मैं उन सब के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। निःशब्द हूँ मैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो हम लोग शोक और संवेदना व्यक्त करते हैं, और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो हमारी पहल है, हम इस पहल को आगे बढ़ाने में अपना जो प्रयास है वो कर रहे हैं हम सब मिल करके। तो चूँकि उनके दुख दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो एक गीत है, आदरणीय माचनवार साहब का रिक्वेस्ट था कि आप एक गीत उनके लिए गाइए, तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, आप सुनेंगे और उसके बाद मैं अपने विषय पर आऊँगा। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर बार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर बार। ये एक मजदूर की व्यथा है, दुख है, दर्द है। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजबूरी करते हैं। घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं, जो लेकर हमको आए वो ही
छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, कुछ तो करो सरकार। और अगली पंक्ति है, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के खातिर झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर बार। ये संगीत जो है, मैंने इसके माध्यम से उनके दुख और दर्द को बयां किया। और एक कविता है शायर इमरान साहब का, जो कि बहुत अच्छी कविता है, मैंने ढूंढा, और जो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो इस महामारी के कारण दुख झेल रहे हैं, व्यथा से पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही सरकार है अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुकी है। तो मैं उनके लिए एक कविता जो है सुनाना चाहूँगा। टूट कर कांच की चूड़ियाँ रह गई, टूट कर कांच की चूड़ियाँ रह गई, कुछ फटी धोतियाँ पगड़ियाँ रह गई, जिनको सिरहाने रख के सोए थे वो। आपको मालूम है कि रेल की जो पटरियों पर लोग सो रहे थे, वो सभी लोग दुर्घटना में मारे गए। तो जिनको सिरहाने रखकर सोए थे वो, सुबह बिखरी वही गठरिया रह गई। वह जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, वह जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, किस कदर दर्द में नींद में चूर थे। नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, चीखती रेल की पटरियां रह गई। जाने कैसे थकान ओढ़कर सो गए, जाने कैसे थकान ओढ़कर सो गए, जाने किस ख्वाब के शहर में खो गए। नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, घूट के सीने में कुछ सिसकियां रह गई। पेट और भूख के ही लिए तो था सफर, पेट और भूख के लिए ही तो था सफर। पेट ही उनको फिर ले चला उनके घर, उनकी फरियाद भी न पहुंची दिल्ली तलक, उनकी फरियाद भी न पहुंची दिल्ली तलक। पत्थरों पर लहू ही लहू रह गया, खून बिखरा हुआ चार सू रह गया। उनकी चीख फिजाओं में गुम हो गई, राह तकती हुई बेटियां रह गई, चीखती रेल की पटरियां रह गई। तो ये कुछ शायरी था शायर इमरान साहब का। इनमें उन सारे लोगों का दर्द छिपा है जो असहाय हैं, और सरकार ने उन्हें एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे दुख है
कि हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे बस में होता तो हम लोग ज़रूर कुछ करते। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जय भीम दादाजी, कि बक्सर के हमारे बहुत सारे साथी जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आज लगातार जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से उन्होंने समाज में जा कर के जो गरीब, बेसहाय, असहाय लोग हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, उनको भोजन बांट रहे हैं, बना करके दे रहे थे शुरू में तो, और बाद में प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद उन लोग उनके यहाँ 5 किलो 10 किलो चावल, गेहूँ जो भी हो पाता है वो उनके यहाँ पहुँचाते हैं। तो मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे कमी को पूरा किया। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं पुनः विषय पर आता हूँ। विषय हमारा है भारतीय लोकतंत्र राजनीति में युवाओं की भूमिका, मतलब सामाजिक आंदोलन में युवाओं की भूमिका। तो यूथ का अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये समझना है कि मैं SC ST और OBC वर्ग के लोगों को ही डेडिकेट करने का प्रयास करूंगा इसमें, क्योंकि जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं दुनिया में कहीं भी हो, उन्होंने कभी मास के लिए कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, हमारे नज़र में कहीं नहीं है, हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है। हाँ, एक आंदोलन हुआ था 90 में जब मंडल आयोग पास हुआ था, तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे उन्होंने मंडल के विरोध में आंदोलन किया था, तो उसे मैं छात्र आंदोलन में गिनती नहीं करूँगा। मैं कुछ चीज़ बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे युवाओं की भूमिका पर बात करनी है कि वो कैसे समाज में, राजनीति में, संस्कृति में और सामाजिक जीवन में या परिवार में हर जगह अपनी भूमिका को निभाते हैं। सबसे पहले जो छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1848 में दादा भाई नौरोजी ने स्टूडेंट साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं का आंदोलन था, एक संगठन था, और वहीं से छात्रों का आंदोलन जो है कैरी करता है और वहीं से ये आधार बनता है, और वहीं आधार चलकर आगे जो है आपको स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के जो छात्र संगठन बने हैं और जो आंदोलन हुआ है और जो उन्होंने भूमिका निभाई है उस पर भी मैं बात रखना चाहूँगा। उसके बाद आपको 1913 में पहली बार भारतीय इतिहास में छात्रों ने कलिंग लाहौर मेडिकल कॉलेज में अंग्रेजी एवं भारतीय छात्रों के बीच जो अकादमिक भेदभाव हो रहे थे उन भेदभावों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, आपको मालूम है। उसके बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जो कि मुख्य रूप से भारतीय युवा और छात्र थे जो SC ST और OBC तक ही सीमित थे। फॉरवर्ड क्लास के इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, जहाँ तक मुझे मालूम है, होगा 2-4%, मैं उसकी गिनती नहीं करता। उसके बाद आपको मालूम होगा 1912 में अखिल भारतीय कॉलेज छात्र सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने उस छात्र सम्मेलन में युवाओं ने पहले चरखा और बाद में शिक्षा का नारा दिया था। उसके बाद 1919 और 20 में जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, आपको मालूम है कि उसमें सबसे बड़ी भूमिका छात्रों और युवाओं ने निभाई थी, और तब जाकर के वो असहयोग आंदोलन जो है सफलता के कगार पर पहुंचा, लेकिन घटना की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया। 1936 में अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, जिसमें यूपी, बिहार और बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के छात्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कुछ संगठन है। अखिल भारतीय युवा संघ 1959 में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक संगठन था, जो छात्रों का संगठन था, युवाओं का संगठन था। उसके बाद 1967 में चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल द्वारा जो सामंती शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, आप सबको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है
वो 1961 ईस्वी में गणराज्य युवक संगति एक संगठन था जिसमें छात्रों ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज़ादी के बाद वो पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जातिवाद के खिलाफ छात्रों ने, मैं छात्रों पे डेडिकेट कर रहा हूँ, ये पहला 1961 में आंदोलन था जो जातिवाद के खिलाफ छात्रों ने और अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो गणराज्य युवक संगति नामक संगठन जो है गठन किया था। और उसके बाद आपको मालूम है कि लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये छात्रों द्वारा चलाया जा रहा था। युवाओं की भूमिका को समझते हुए, उनकी भागीदारी को समझते हुए 1971 में आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी ने NSUI जो छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसका उन्होंने गठन किया। और इसलिए किया क्योंकि उन्होंने समझा कि कोई भी पार्टी अगर चलाई जा सकती है तो युवाओं और छात्रों का जो संगठन है, जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके लोगों से मिल करके काम करता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो 1971 में उन्होंने NSUI बनाया। और एक और जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, आप लोग जानते हैं बेसिकली 1974 में जो आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन जो युवाओं और छात्राओं द्वारा चलाया गया था। मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसे छात्र संगठन भी थे जो आज हमारा विरोध करते हैं, लेकिन उस समय ये हमारे साथ लड़े थे। उनमें ABVP और समाजवादी जो सोच के छात्र संगठन थे, पहली बार मिलकर के उन्होंने छात्र संघर्ष समिति का गठन किया। और उस छात्र संघर्ष समिति का जो अध्यक्ष थे वो लालू यादव थे। उस समय चूंकि वो भी युवा थे, वो तुरंत पटना यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और तब ये आंदोलन शुरू हुआ था और उसके अध्यक्ष बनाए गए। सुशील मोदी आप जानते हैं, जो कि आज बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय महासचिव थे। तो ये सर कुछ ऐसे आंदोलन रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत में छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और उनको हम नकार नहीं सकते हैं। आप बिना छात्र संगठन के और युवाओं की भागीदारी के, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या समाज में जागरूकता लाना हो या कोई जागृति फैलाना हो, आप उसके बिना नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में छात्र संगठन हुआ था। मैं विश्व का भी 1-2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 1955 में आप सबको मालूम होगा रोजा पार्क्स की घटना, जो अमेरिका में मोंटगोमरी बस बॉयकट की जो घटना हुई थी, जिसमें एक अश्वेत महिला को बस में बैठने पर उसको उठा दिया गया, क्योंकि अमेरिका में उस समय अश्वेत जो है कानून पास किया गया था। और उसमें यह था कि अगर कोई श्वेत व्यक्ति किसी भी बस, ट्रेन, मेट्रो में जाता है और कोई अश्वेत महिला, अश्वेत व्यक्ति या बच्चा, बूढ़ा जो भी हो बैठा हो, अगर श्वेत जाएगा तो वो उठ करके उनका सम्मान देंगे और अपना सीट छोड़ देंगे। तो ये रोजा पार्क्स की घटना है और वहाँ पे युवाओं और महिलाओं ने ज़्यादा भूमिका निभाई थी। आपको मालूम होगा, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मैं ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाऊँगा। उसके बाद 1968 में फ्रांस में छात्र आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में ये विश्व का हमको लग रहा है कि एक और दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा आंदोलन था जो फ्रांस में हुआ था, जिसमें 11 से 12 लाख छात्रों और युवाओं ने और कर्मचारियों ने मिल करके फ्रांस सरकार की जो नींव है उसको हिला दिया था और फ्रांस की जो सरकार है उसको गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा जर्मनी। तो ये युवाओं की भूमिका को दर्शाता है। उसके बाद एक और घटना मैं बता दूं, 1989 में चीन में थेनयानमन स्क्वायर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी।
तो ये कुछ ऐसे आंदोलन रहे हैं जो भारत में और विश्व में मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया, ताकि आप ये समझ पाएँ कि उनकी जो है भूमिका किस तरह से रही है। उसके बाद मैं कुछ ऐसे चीज़ों को बता रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आता है और जो सामाजिक आंदोलन देखने को मिलता है, उसमें चाहे शिक्षा से जुड़े अधिकार हो, महिलाओं के हक की बात हो, या महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान की जो बात हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए बात हो, मजदूरों का आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी। उनका हिस्सा कहीं न कहीं 50 से 60% था। और आज भी आपको मालूम है कि भारत विश्व में सबसे युवा देशों की श्रेणी में गिना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो मध्यम वर्ग पे पड़ा। और आपको मालूम है कि मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो वो ना तो निम्न स्तर का मजदूरी कर सकता है और ना वो हाई प्रोफाइल तक पहुंच सकता है। वो बीच में जो है बना हुआ है। वो ठेला पे सब्जी नहीं लगा सकता है क्योंकि वो काम वो किया नहीं है। वो खेती किसानी कर सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युवाओं के जो सोच में परिवर्तन आया, जो मध्यम वर्ग के सोच में परिवर्तन आया, उन लोगों ने जो विश्व में आंदोलन घटनाएं हो रही थी, उन सबको देखते हुए उससे प्रभावित होकर के भारत में सामाजिक आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। मध्यम वर्ग ने और मध्यम वर्ग के खास करके युवाओं ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बढ़ चढ़ करके जो है इस आंदोलन में भाग लिया। 60 के दशक में सभी प्रकार के आंदोलनों में युवाओं की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। उसके बाद 70 के दशक में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 80 के दशक में भी कुछ वामपंथी छात्र आंदोलनों ने सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई। तो अब मैं वर्तमान पे आऊँगा। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारा बोलना होता है, तो मैं कुछ चीज़ें उधर तो कुछ चीज़ें इधर आ जाएंगी, इसलिए मैंने उसको सहेज करके रखा ताकि मैं ठीक ढंग से उसको आपके सामने रख पाऊँ। आपको ये चीज़ मालूम होगा कि आज़ादी के समय में और आज़ादी के बाद 1953 तक आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लड़ी गई थी। और ये भी आप सब जानते होंगे कि जब अम्बेडकर साहब जाते थे समाज में तो युवाओं को ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कहीं चौकी चौपाल पर बैठ करके माइक लगा करके या इसी तरह भी उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको बढ़ाते थे, उनको समाज में कहीं न कहीं योगदान देने के लिए उत्साहवर्धन किया करते थे। और विश्व में जो सबसे बड़ी सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ी वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी थी। और कहीं ना, क्योंकि युवाओं की गिनती जो होती है 15 से 18 से 40-45 तक की उम्र के लोगों को आप युवा के श्रेणी में गिन सकते हैं। तो उस समय बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा भूमिका जो है सामाजिक आंदोलनों को एकाकार करने में और भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं उनके कुछ आंदोलनों को आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने जो कुछ आंदोलन चलाए थे, आपको मालूम होगा महान सत्याग्रह, चौदार तालाब का जो आंदोलन था, जो पानी पीने के लिए लोगों को मना किया गया था। उसके बाद नासिक का काला मंदिर आंदोलन, उसके बाद दलित बौद्ध आंदोलन। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन है जिससे आपको ये समझ में जरूर आएगा कि किस तरह से युवाओं ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अपनी
योगदान और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। अब मैं वर्तमान में आऊँगा, क्योंकि जो कमी हमने देखा वर्तमान समय में 90 के बाद और 2005 और ये कह सकते हैं कि 10 के बाद जो है इस तरह का कोई जो है छात्र जो संगठन का जो आंदोलन है वो उतना दिखाई नहीं दिया। तो वो कमी है, और कमी का कारण मैं बता देता हूँ कि कमी जो ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसके छात्र संगठन हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शायद उसकी महत्ता को समझा नहीं। कोई भी युवक जब समाज में निकल करके कुछ करना चाहता है तो वो पैसा और रुपया का मोहताज नहीं होता है। उसे पैसे रुपये नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो प्रेम चाहिए और उसे उत्साहवर्धन की जरूरत होती है। तो इसकी कमी थी और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका को पार्टियों ने नकारा, और कुछ जो ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे संगठन के रूप में, उन्होंने उनकी भूमिका को नकारने की कोशिश की। नहीं तो आप ये जान सकते हैं कि यह जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पास हुआ, अगर युवाओं को, क्योंकि मंडल आयोग जब पास हुआ था तो छात्र आंदोलन हुआ, और किया किसने? तो वो फॉरवर्ड वर्ग के छात्रों ने किया था उसके विरोध में कि ये जो ओबीसी वर्ग के, एससी एसटी वर्ग के जो युवा है वो नौकरियों में आएंगे, हमारी बराबरी करेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, और ये उनको शायद बर्दाश्त नहीं था। तो उनके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया। शायद वो अपने अधिकार के प्रति जागृत थे, इसलिए उन्होंने उसको जो समझ में आया किया। हमने क्यों नहीं किया? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे अंदर राजनीतिक चेतना की कमी है, सामाजिक चेतना की कमी है, और उस कमी को पूरा करने का कोशिश जो है किसी छात्र संगठन और किसी पार्टी ने या किसी ऐसे सामाजिक सुधारक व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया कि सभी लोगों को जोड़ करके उनके अंदर राजनीतिक चेतना को जगा करके हम यह जो आर्थिक रिजर्वेशन पास हो रहा था जो असंवैधानिक है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा किया जाए, एक आंदोलन खड़ा किया जाए। अगर उनके अंदर राजनीतिक चेतना होती तो मुझे लगता है कि यह बिल जो है पास नहीं होता। मैंने बहुत सारे हमारे साथियों ने या हम सब मिलकर जब बैठकर बात करते हैं तो कई सारी बातें सामने आती है। क्योंकि मैं कमी पे बात कर रहा हूँ कि सर कुछ ऐसे लोग जो समाज में ज़्यादा निकल कर के काम करना चाहते हैं, उनके पास कोई समस्या होती है, थाना में कुछ समस्या होती है, या अन्य जगहों पर जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं समस्या होती है छात्रों युवाओं के साथ, तो कोई उनका साथ और सहयोग नहीं देता है, तो इससे वो हताश होते हैं। इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हम जिस पॉलिटिकल या सामाजिक किसी भी स्तर के संगठन से जुड़े हैं और हमारे साथ जब समस्या आती है तो संगठन अगर हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम साथ कैसे देंगे? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की जो पूरे जनसंख्या में 1931 के जनगणना के अनुसार 52% है, अभी जनगणना होगी तो हो सकता है कि वो 60% चला जाए, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो जिसकी उतनी बड़ी आबादी है और उसके विरोध में सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं और कोई युवा, कोई छात्र संगठन जो है उसके विरोध में नहीं उतर रहा है, तो उसके पीछे की कारण क्या है? उसके पीछे की लॉजिक को समझना पड़ेगा हमें। जैसे मैं कहता हूं कि जब बक्सर में आंदोलन हो रहा था एनआरसी और सीए के खिलाफ, तो मैं व्यक्तिगत नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग जुड़े तो आंदोलन में एक और धार आया। हम लोग गली मोहल्ले जा करके माइक से लोगों से अपील किए, कई सारे साथियों ने हमारा साथ दिया।
तो वो आंदोलन जो है एक धारदार रूप जो है ग्रहण करने लगा। तो उसका असर मुझे समझ में आया कि अगर आप युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर सहन शक्ति है, क्षमता है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारा जो ओबीसी वर्ग और समाज जो है जागरूक हो, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उन्हें पहल करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि यूथ जो है उतना समझदार नहीं है, उतना समझदार होता तो फिर पहल करने की जरूरत नहीं होती। तो नहीं है तो आपको एक क्लास लगाना पड़ेगा। आपको या तो एकेडमिक रूप से एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, एक क्लास शुरू करना पड़ेगा, और उसमें लोगों को बुला करके, युवाओं को जोड़ करके उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे जो अधिकार हैं दिन पर दिन छीने जा रहे हैं और तुम फिर भी चुप हो। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर सब कुछ छीन जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा कि हम ठेला लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो नौकरी वैसे भी नहीं रही है। तो जब नौकरी नहीं रही है और सरकार आप देख रहे हैं कि इस बेरोजगारी को अपने अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है, और मुझे लगता है कि अगर कहीं ये लॉकडाउन खत्म हो तो हम समाजवादी व्यवस्था से सीधे पूंजीवादी व्यवस्था में प्रस्थान करेंगे। क्योंकि आप रोज पढ़ रहे हैं कि कोल सेक्टर है, सिविल एविएशन है, क्या कहते हैं सिक्योरिटी सेक्टर जो है, रक्षा जो विभाग है, वो सारे के सारे क्षेत्र जो हैं प्राइवेट सेक्टर में घोषित किए जा रहे हैं। पहले 49% था सुरक्षा विभाग में, अब उसको 74% कर दिया गया। तो आप ये समझिए कि जब ये बाहरी कंपनियां आएंगी तो क्या आपको रोजगार मिलेगा? तो युवा कहाँ जाएंगे? तो उससे समाज में विद्वेष फैलेगा, उससे सामाजिक जो चेतना है उसमें कमी आएगी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो चोरी डकैती अन्य चीज़ों में वो संलिप्त पाए जाएंगे। ये उसके पीछे का कारण है। तो समय रहते अगर हम जागरूक हो जाएंगे, जो जहाँ है वहीं से अगर लग जाए अपने समय का, या फिर जिस रूप में वो मदद करना चाहता है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर वो जुड़ करके युवाओं के साथ कोऑर्डिनेशन के तहत उनके हौसले को, उनकी राजनीतिक चेतना को जागृति करने में वृद्धि करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर चेतना आएगी और पुनः एक बार 1974 के जैसा सामाजिक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह जो सरकार हो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, और जब तक जाएगी तब तक हमारा सब कुछ खत्म कर जाएगी। आपको मैं वर्तमान का एक घटना देता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन जो मिलता है ओबीसी वर्ग को, SC ST वर्ग को उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, तो उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है उसी के यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा कि सर एक बार, चूंकि BA में जब आप प्रवेश करते हैं JNU में चूंकि BA में प्रवेश तो होता है केवल लैंग्वेज कोर्स में, बाकी में आप MA में प्रवेश करते हैं। तो सर एक बार जब BA में मिल गया, क्योंकि ओबीसी को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर रिजर्वेशन मिलता है, तो उसने तर्क दिया कि सर अगर मिल गया तो फिर MA में इनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर बढ़ चुके हैं। तो आप समझिए कि आपके लिए क्या क्या प्रपंच रचा जा रहा है, और ये किसी को खबर नहीं है। ये खबर किसको है? जो रोज न्यूज से अपडेट है, जो रोज पढ़ रहा है, और खास करके उस क्षेत्र को पढ़ रहा है जो उसके लिए मायने रखता है, तभी वो समझ पाएगा कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है। ये सब फेसबुक पे लिख देने से, बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, जमीन पे उतरना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे जो बड़ा पहल है वो हमारे बुद्धिजीवी जो गार्जियन हैं उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1974 का आंदोलन जो है JP साहब नहीं शुरुआत करते तो मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव अस्तित्व में आते। अगर वो अस्तित्व में नहीं आते तो फिर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिलता।
तो आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आप निकल कर के आइए, जो हमारे बुद्धिजीवी गार्जियन हैं और जो युवा साथी हैं, क्योंकि आप हमें मार्गदर्शन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम उस मार्ग पे चलेंगे, और जब उस मार्ग पे चलेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। अभी जो कुछ घटनाएं हुई है जिसको मैं बता दूं। कुछ ऐसे कारण हैं, कमी तो हो गया, लेकिन मैं उपाय बता देना चाहता हूं। युवाओं को भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उनके प्रति चेतना को कैसे जगाया जा सकता है। उनमें एक कारण मैंने दिया कि आप जो है, जैसे ये प्लेटफॉर्म जो चालू हुआ है, तो मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरे कहने पे हमारे बहुत सारे बक्सर के युवा साथी, जेएनयू के युवा साथी, एक दो जामिया मिलिया के हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हम संपर्क कर रहे हैं। और ये देश भर में जितने भी लोग हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसके माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा हो और फिर हमारा जो राइट है, जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए हमें, हम उसको लें। क्योंकि यदि अब नहीं जगेंगे तो फिर हमारे पास अब कुछ रह नहीं गया है। भारत में क्रांति न होने के पीछे कारण यही है कि जब हमारे ऊपर आती है तभी हम उस चीज़ को समझते हैं, और इसीलिए भारत में आज तक कोई क्रांति नहीं हो पाई। सामाजिक क्रांति जरूर हुई कुछ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना क्रांति जो है उस स्तर पे नहीं हुई, क्योंकि आप मास लेवल पर हैं। देश के 3 से 4% के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और 47 से, आज़ादी के बाद से और पहले से भी, आप ब्रिटिश काल में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीड़ित उसमें SC ST और OBC के वर्ग के लोग ही थे, युवा ही थे, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा योगदान उन्होंने ही निभाया है। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान निभाया, जो अपनी कुर्बानी दी, आज वो सड़क पर भीख मांगने के लिए तड़प रहा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारी सोच की सरकार होते हुए भी हमारी बात सुन नहीं रही है। नहीं तो अगर, चूंकि हमें समय समय पर मिले हैं, पावर हमें मिला है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। नहीं तो बताइए, मंडल कमीशन पास होने में 1980 में पास हुआ, 10 बरस जाकर 90 में लागू हुआ, और ऊपर से उसके आंदोलन खिलाकर लोग मर गए जल करके, और ये कहते हुए कि अब ये जो लोग OBC ST ST चमार जो है, चमार जाति का जो लोग है, वो DM बन जाएगा, SP बन जाएगा, कुर्सी पर बैठेगा, और वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप समझिए, हायरार्किकल जो सिस्टम है, जो नीचे से जो सीढ़ीनुमा जो व्यवस्था बना हुआ है, उस व्यवस्था को वो नहीं तोड़ना चाहता है। आप जरूर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रभावित हैं, वो प्रभावित नहीं है, उसको लाभ है। तो आपको सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जागरूक करने की प्रयास करना पड़ेगा। आपको यह जरूर बताना पड़ेगा कि धार्मिक मायने तुम्हारे लिए क्या है। मैं खास करके युवाओं के लिए बोल रहा हूँ। और सामाजिक मायने तुम्हारे लिए क्या है। अगर धार्मिक चीज़ों में तुम ज़्यादा संलिप्त रहोगे तो तुम्हारे लिए क्या घाटा है, क्या नाफा है, उस चीज़ को बताना पड़ेगा। नहीं तो बताइए, RSS जैसे संगठन को क्या पड़ी है कि वो रोज सुबह अपना शाखा लगाता है। वो पावर में आ गया, छोड़ देता, लेकिन नहीं, वो रोज सुबह वो काम करता है, और 100 साल के बाद उसे इतनी बड़ी ऊंचाई मिली है, और उसे इतनी बड़ी ऊंचाई मिली है, तो देखिए वो सब कुछ हमारा खत्म कर दिया। तो हमें RSS के पैरेलल में एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और संगठन नहीं खड़ा होगा तो कोई भी पार्टी सफलता नहीं पा सकेगी। अब दुनिया की तमाम पार्टियों का इतिहास उठा के देख ले, अगर उसका संगठन जमीनी स्तर पे काम नहीं करेगा तो लोग जुड़ेंगे कैसे। और संगठन का जो काम है जमीनी स्तर पे कौन कर सकता है? वो बूढ़े बुजुर्ग जा के गांव में नहीं कर सकते हैं, वो युवा ही कर सकता है। उसको जब आप सही मार्गदर्शन दीजिएगा, सही गाइडेंस दीजिएगा, तो वो यूथ जो है वो गांव में जाएगा। पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गांव में जाएगा। आप समझाएंगे उसे कि तुम गांव में जाओ तो ये समझाओ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है,
अगर आप राम की पूजा करती हैं तो उससे क्या घाटा है आपको, अगर आप दुर्गा जी की पूजा करती हैं तो उससे क्या घाटा है आपको। आपको सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक स्तर पे घाटा है और दूसरा सामाजिक स्तर पे घाटा है। और आप चूँकि कोई भी युवा जो है, छात्र जो है, अपने गार्जियन को ज़्यादातर फॉलो करता है, कहता है कि हमारे पिताजी करते आए हैं तो हम भी करते आए हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो उसे समझाने की जरूरत है कि बाप दादा अगर पत्थर को पूजते थे तो उनका तर्क अलग था, लेकिन हम जब ये जान गए कि पत्थर है या पत्थर भगवान नहीं है तो हमें वहाँ तर्क करना पड़ेगा। और तर्क का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो तर्क का डेवलपमेंट वो संगठन के द्वारा ही किया जा सकता है। वहाँ पे जो विद्वान लोग आएंगे, समझाएंगे कि किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके लिए तर्क करना पड़ेगा। तो तर्क होगा, और जब तर्क होगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, और तब जाके वो अपनी भूमिका को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर हम ऐसे ही बोलते रह जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ऑलरेडी है, हम सब कुछ जानते हैं। हम आरक्षण और उससे संबंधित और भी विषय, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, व्हाटएवर जो भी है, ओबीसी वर्ग की भूमिका, ओबीसी वर्ग ने क्या पाया अब तक, क्या खोया है अब तक, उसने पाने से ज़्यादा तो खोया है। तो अब हमें ज़रूरत है काम करने की। अब काम करने की ज़रूरत है। कम बात करेंगे हम लोग, लेकिन काम ज़्यादा करेंगे, और उसके लिए हमें संगठन बनाना पड़ेगा। मैं अगर अपना ही उदाहरण दूं कि मुझे कैसे इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई, मैं कैसे, चूँकि एकेडमिक शिक्षा अलग है और सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जो जागरूकता है जिसे कहते हैं वो अलग है। तो वो जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और मैं जागरूक इसलिए हूँ क्योंकि मैं शायद हमारे ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा है, हमारे दादाजी आदरणीय गणपत मंडल जी का, और भी बहुत सारे साथी हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। और उसी प्रभाव का देन है कि हमें उन चीज़ों को जानने की जागरूकता बढ़ी और हम पढ़ने लगे, तर्क करने लगे, चीज़ों को जानने लगे। तो मुझे ज्ञान हुआ कि हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है और इसमें हम पीछे हैं। आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति, डॉक्टर लाल रतन साहब ने लिखा है, कन्हैया कुमार ठीक है, वो जो भी हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे नहीं विरोध करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कन्हैया कुमार भी एक युवा साथी हैं। तो वो भी निकल करके उसी छात्र संगठन आंदोलन से निकल करके आज देश स्तर पे जाने गए। मैं उसके निगेटिव पक्ष को छोड़ देता हूं। तो ये कैसे होगा? आप यह जानिए कि अगर आप 100 लोगों का, 100 युवाओं, छात्रों का संगठन तैयार करते हैं और आप उसको सही दिशा निर्देश देते हैं और उसमें से एक भी सफल हो गया तो आपके पूरे समाज को सफलता की रोड पर, रास्ते पर जो है लेकर चलने के लिए काम करेगा। आपके उदाहरण है लालू यादव जी, वो कोई पीएचडी होल्डर नहीं थे, लेकिन चूंकि जमीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने चीज़ों को समझा, जाना, और एक व्यक्ति जो है इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और वो नहीं रहेगा तो क्या हम ये लड़ाई छोड़ देंगे? हमारे सामने ये प्रश्न है। इस प्रश्न को युवाओं के सामने रखने की जरूरत है कि आप यह बताइए कि जो लड़ाई आपके लिए लड़ी गई, बहुत ताम पेच खेलने के बाद आपको यह रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आपकी भागीदारी जो है वो उतनी नहीं हो पाई जितनी कि होनी चाहिए, तो क्या ये लड़ाई छोड़ देंगे? पॉलिटिकल पार्टियां चुप हैं क्योंकि शायद उन्होंने शासन के दौरान कुछ गलत कार्य किए हैं, इसलिए वो नहीं बोल पा रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवा निभा सकते हैं, छात्र संगठन निभा सकते हैं, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, ना किसी तरह के इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। तो उन्होंने को अगर सही दिशा निर्देश, सही गाइडेंस अगर दिया जाए तो वाकई हमारा जो है आंदोलन जो है सफल हो जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर मैं नौकरी कर लूँ तो उससे समाज को क्या लाभ होगा। इसलिए मैंने अब तक नौकरी की नहीं सोची। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ूँ पहले और मैं उस कार्य को करूँ जो अब तक छूट रहा है, और उसमें हमारी भूमिका हो सकती है। आरक्षण का जो मुद्दा है वो युवाओं को, वो 95% जो यूथ है, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उसको नहीं मालूम है कि आरक्षण का मतलब क्या है। तो उसे कौन समझाएगा?
उसे हम एक एक व्यक्ति को तो जाकर समझा नहीं सकते, उसे हम एकेडमिक रूप में कहीं क्लास लगा करके, कहीं शाखा लगा करके हम उसको समझाने के प्रयास करेंगे। बोर्ड पे मार्क्स के द्वारा हम बोर्ड लेंगे, एक खाली जो होता है, जो भी होता है, उसको ले करके समझाएंगे कि रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व होता है। रिजर्वेशन का मतलब कहीं आर्थिक रूप से या कहीं गरीबी उन्मूलन का मतलब नहीं है रिजर्वेशन। लेकिन अभी भी भ्रम, जैसे कि भ्रम फैलाया जा रहा था कि जंगल राज, जंगल राज, तो जंगल राज, व्हाट इज जंगल राज? जंगल राज कुछ है? कुछ नहीं है। वो फैलाया गया है अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। तो आज भी बहुत सारे युवा साथी जो है बोल देते हैं कि ये लालू यादव तो कुछ नहीं किया है। क्या किया है? 15 साल। अरे भाई, 1990 के दशक, मैं बिहार को दो स्तर पे देखता हूँ, 1990 के बाद का बिहार और 1990 के पहले का जो बिहार है, उन दोनों को तुलना करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँचे हैं। तो इस चीज़ को, इस धारणा को डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए आप सबको आना पड़ेगा। जो भी प्रोफेसर साहब हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने सबको सुना। मैं जब से चल रहा है, मैं उस दिन से सुन रहा हूँ आप सबको। मुझे बहुत सारी चीज़ें, जानकारी मिली। तो आप हमें दिशा निर्देश करें, हमें गाइडेंस प्रदान करें। हम युवाओं के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उन्हें यह समझाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है। तुम्हें हर वक्त यह जागरूक रहना पड़ेगा। 24 घंटा तुम किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ नहीं रह रहे हो, वो तुम्हारे लिए क्या हानि पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। धार्मिक जो उन्माद फैलाया जा रहा है, उसमें आप समझते हैं, दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें युवा थे। और युवा कौन थे? तो क्या उसमें फॉरवर्ड थे? नहीं थे। उसमें एक भी फॉरवर्ड नहीं था। उसमें शर्मा वर्मा, अहिर बिलार, जो भी है, सारे के सारे लोग थे, वो मारे गए। तो आप अगर एक बार अगर प्रयास शुरू हो जाएगी और उनके दिमाग में एक बार चेतना जग गई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाद के समय में आपको उतनी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें ये समझाना पड़ेगा। कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार भाई, कन्हैया कुमार के पीछे सारे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग लगे हुए हैं। इसलिए क्योंकि वो युवा है, इसलिए क्योंकि वो छात्र संगठन से निकल कर आया है। तो वो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? केवल भ्रम है कि बहुत अच्छा बोलता है। बहुत अच्छा बोलने वाला नेता नहीं होता है। तो उसको भी समझाना पड़ेगा ना कि भाई कन्हैया कुमार तुम्हारे लिए हानिकारक है। और आपको मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब रिजर्वेशन पास हो रहा था और उस समय कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे ओबीसी वर्ग के लिए, तो इन्होंने ओबीसी वर्ग का जो रिजर्वेशन था उसको कट डाउन कर दिया। कहा कि नहीं, अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे। तो आप जानिए उसके बारे में पहले बढ़िया से, उसके बाद उसके पीछे घूमिएगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो पीछे पीछे घूमते हैं। हमारा कल्याण कन्हैया कुमार नहीं कर सकते हैं। इस बात को युवाओं को समझना पड़ेगा। जो भी दोस्त मित्र हमारे सुन पा रहे हैं, आप वो चीज़ को समझिए। आपका लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आपकी लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है। और आप ये जानिए, सामाजिक न्याय में सभी आ जाएंगे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एससी, एसटी, सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि सामाजिक न्याय का परिभाषा ही होता है सबको साथ लेकर चलना। दादाजी ने लिखा है, आपको मालूम होगा। मैं कांसीराम सर को भूल रहा हूँ, लोहिया सर को मैं भूल रहा हूँ उदाहरण देना आपको जयप्रकाश नारायण सर का तो मैंने दिया। तो ये ऐसे लोग थे। कांसीराम सर अकेले पूरे देश में साइकिल से घूम करके इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। और आज भारतीय समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाजवादी पार्टी, सॉरी, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है। तो एक व्यक्ति जब इतना बड़ा काम कर सकता है, और उस दौर में जब इससे भी ज्यादा पिछड़ापन था, उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना हम इतने जागरूक थे। तो जब उस उम्र में कांसीराम साहब शादी विवाह नहीं किए थे शायद, मुझे जहाँ तक मालूम है, और समाज के लिए लड़ाई लड़े और एक संगठन खड़ा करके और इतना बड़ा अधिकार जो दिला दिया, अगर उसको आप भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर
हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। तो कांसीराम जैसे महान नायक, डॉक्टर लोहिया जैसे महान नायक, डॉक्टर लोहिया सर भी कहते थे, मैं पढ़ रहा था उनके विचार, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो आप युवाओं की जो भागीदारी है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसके बिना सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि युवा जो है कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है, और जो हमारे गार्जियन हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, तो वो हमें ज्ञान देंगे, हमें समझाएंगे कि लड़ाई किस तरह से लड़ना है। लालू यादव जी को लोहिया साहब हमेशा समझाते थे कि तुम्हें ऐसे लड़ना है, वैसे लड़ना है। और आज लोहिया सर कह रहे हैं, मैं भूल गया, जयप्रकाश नारायण साहब। और देखिए उस छात्र संगठन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हमारे सामने लालू जी जैसे शख्सियत खड़ा हो गए और हमें इतना बड़ा अधिकार दिला दिया। तो सब सफल नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी सफल हो जाएगा तो सब सफल हो जाएगा। मुझे लगता है कि सही तरह से यूथ जो है लालू यादव को भी समझ नहीं पाया है। जो लालू यादव जी को समझ लेगा, वो मुझे लगता है कि उसे फिर इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में एक शख्स है। मैं दिन रात विश्लेषण करता रहूं कि क्या ऐसा है भाई। तो बहुत पुराने वीडियो में जब मैंने उनका देखा तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, जानने को मिला, जो किताब में उनके है उनमें नहीं लिखा गया है, उसके बावजूद उसमें लिखा है, सुना मैंने उनके जुबान से। तो इस तरह की जो जिम्मेवारी है वो आप ही निभा सकते हैं, हमारे गार्जियन निभा सकते हैं, और हम उस पर पहल कर सकते हैं। आपके उनकी एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे पिछली 2-3 साल पहले जब हम एक बार कोई घटना हुई थी बिहार सरकार के द्वारा, जब नीतीश कुमार शासन में थे, तो घटना हुआ तो हम लोग रोड जाम किए, सड़क जाम किए, तो बहुत सारे छात्र, चूँकि बहुत ज़्यादा छात्र युवा थे, तो कई लोगों पर FIR हुआ, तो 2-3 लोगों को जेल में ले गया। तो जेल गए तो उन्होंने फ़ोन किया अपने संगठन के पास कि सर हम जेल में हैं, हमें छुड़ाइए। जो भी अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, बोला कि सर ये मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। तो उस युवा के मन में हताशा हुई कि हम जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और आज जब हमें पुलिस प्रशासन मार रही है तो उसे कौन बचाएगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो बहक सकता है, तो बहक सकता है तो उसे कौन अपने पास, अपने संगठन में जोड़े रखने का प्रयास करेगा, समझाएगा कौन? समझाएगा गार्जियन, पिता ही ना समझाएंगे। तो आप लोग पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं, आप लोग समझाएंगे, और जब आप हमें समझाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा काम करेंगे। और जो समाज में अच्छा काम कर रहा है उसको सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका मान सम्मान और उसका प्रोत्साहन करने की भी आवश्यकता है। जैसे अभी सरकार, मैं उदाहरण देकर समझा दे रहा हूँ, अभी सरकार क्या कर रही है, कानून में बदलाव कर रही है, श्रम कानून में, तो कह रही है कि आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। तो क्या इससे देश का तरक्की हो जाएगा? नहीं होगा। आप किसी को जबरदस्ती फोर्स करके काम नहीं करवा सकते हैं, उत्पादन नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप उसके अंदर इस भावना को डेवलप करेंगे कि भाई ये देश तुम्हारा है, और जब तक चूंकि हम बहुत पिछड़ चुके हैं तो हमें काम करने की जरूरत है, तो उसको प्रोत्साहन देंगे, उसे देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक करेंगे, तो 12 घंटा का वो 15 घंटा काम करेगा कंपनी में, उत्पादन दुगना होगा, उत्पादन होगा तो मांग होगा, मांग होगा तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, तो फिर इकोनॉमिक अपना चलना शुरू कर देगा। तो ये तरीका है। अगर कोई छात्र संगठन के कुछ युवा साथी इधर उधर भटक रहे हैं तो उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें उनके बीच खुद जाकर के समझाने की जरूरत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बक्सर में हमारे कई ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वो पैसा रुपया किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जब हम अच्छा काम करें तो हमारी अच्छाई की तारीफ हो, और हमें बस कुछ नहीं, बस इतना ही कह दे कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो इस भावना को, क्योंकि भावनात्मक रूप से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे उसके साथ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी बातें हैं, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेकर के मैं उपाय पर बताना चाहता था कि उपाय क्या है। उपाय युवाओं के वर्तमान, खास करके ओबीसी जो युवा हैं, वो सामाजिक चेतना की पहल कमी पड़ गई है, तो उनको कमी को जगाने के लिए, दादाजी का सवाल है कि मान सम्मान नहीं मिलेगा तो युवा भाग जाएगा, तब भाग जाएगा तो भाग जाए, उसमें मेरा नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे अपने वर्ग के लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, उसे हम जोड़ें। अब जो भागिए जाएगा तो फिर उसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, लेकिन जो जुड़ सकता है, जो समझ सकता है, उसको हम जरूर जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, वो कभी भी भागने वाले भाग सकते हैं, लेकिन हमारा काम है उनको समझाना। एक गार्जियन के तौर पे एक गार्जियन अपने बच्चे को तब तक समझाता है जब तक कि वो नहीं समझ जाए, और अंततः समझाता है, और जब वो नहीं समझता है तो उसे छोड़ देता है। तो इसी भावना के साथ आपको उसके साथ लड़ना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे दादाजी भी ने लेबर एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। उस लेबर एक्ट में कौन है काम करने वाले? ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं। तो वहाँ एक प्रश्न यह बनता है कि जैसे कि अभी मैंने देखा कि कुछ सड़कों पर बहुत सारे जो मजदूर श्रमिक भाई जा रहे थे, वो एक पत्रकार को पीटना शुरू कर दिए। शायद वो सुने कि वो मोदी जी का तारीफ कर रहा था। तो युवाओं के मन में गुस्सा है, और इस गुस्सा को अवसर के रूप में बदलना है हमको। और अवसर के रूप में कैसे बदलेगा, तो ये हमें उपाय ढूंढना है। मैंने देखा कि सड़क जाम कर दिया लोगों ने इस महामारी के दौर में। तो सड़क जाम कर दिया, तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको लोगों के मन में गुस्सा है, वो परेशान है, पीड़ित है। और जब बहुत ज़्यादा लोग परेशान पीड़ित होते हैं, तबे सड़क पर लड़ने के लिए निकलते हैं, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे अवसर को हमें इस्तेमाल करना है हमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास आर्थिक कोई आधार नहीं है, इसलिए शायद वो श्रम करने चले जा रहे हैं शहरों में। मान सम्मान की चिंता ठीक है नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके बीच ये बात जो है हम तभी ना कह पाएंगे जब हम उनके बीच जाएंगे कि भाई आप समाज में काम करो, मान सम्मान की चिंता मत करो। काम करोगे तो मान सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। मेरा यह मानना है, मैं बात रख रहा हूँ उस पर। मैं चाहूँगा कि आप विचार करें, ये मेरे अपने विचार हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उस पर विचार करें। मान सम्मान इन द सेंस ये नहीं कि बैठा करके उसको अलग सेंस में लेना है, बस यही करना है कि उसको प्रोत्साहन देना है। जब वो किसी संकट की घड़ी में फंस जाए तो बस उसको अगर बन पाए, अगर संभव हो तो उसका सहयोग करना है, संभव ना हो तो कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे जब हम लोग छात्र संगठन चुनाव लड़े थे, तो हमने बहुत सारे लोगों का एडमिशन कराया, जो खास करके मैंने ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों का ही एडमिशन कराया। हमारे एक साथी हैं विश्वकर्मा यादव बिट्टू जी, उन्होंने बहुत सारा एडमिशन कराया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए दिन रात काम करने के तत्पर हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, बस प्रोत्साहन। केवल आप पीठ पर हाथ रख दीजिए, फिर देखिए क्या होता है इस देश में। और उसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जागरूकता, उसके अंदर राजनीतिक चेतना करने की आवश्यकता है। ये काम हो सकता है। 2-3 उपाय है हमारे पास। या तो आप बीच बीच में समय पर, मैं उपाय बता रहा हूँ, युवा सम्मेलन के माध्यम से, सोशल मीडिया के जैसा कि अभी संगठन चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो छात्रों का संगठन है उनको एकेडमिक रूप से, जैसे कि जब बक्सर में सम्मेलन हो रहा था बीपीएसएस का, तो हम उसे बोले थे, तो एक सर बोल रहे थे उसमें कि ऐसे युवाओं के लिए हम आंदोलन एक एकेडमिक शुरुआत करना चाहते हैं और उनको शिक्षित करना चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। और समय समय पर उनके बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करना भी चाहिए, प्रयास करने की जरूरत है। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी है, तो सारी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शायद कमी है। पॉलिटिकल पार्टियां, जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमारी विचारधारा की हैं, वो युवाओं की भूमिका को शायद नकार रही हैं।
मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो चाहती है कि सत्ता में हम आएँ, आपको मालूम है कि भारत में 65% आबादी जो है युवाओं की आबादी है, और उसमें सबसे ज़्यादा युवा ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोग हैं। तो उस पार्टी के जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश स्तर पर कोई अध्यक्ष है, तो वो महीना में एक बार या 2 महीना पे एक बार, 4 महीना पे एक बार छात्रों का सम्मेलन कराए, एक बैठक कराए और सारे युवाओं को बोलने का मौका दे कि आप अपनी समस्या को रखें, उससे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना करें उसको, और कहें कि आप बस अपनी समस्या रखें कि आपको क्या लगता है, या सुझाव दें कि क्या सुधार हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी में, संगठन कैसे जा सकता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगी। मेरा यही एक मानना है कि यही आत्मसम्मान है, यही उसका मान सम्मान है। उसे जब लगेगा कि हमें प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जब हम बोल रहे हैं, हमें इतने बड़े मंच पर जब हमारा सम्मान हो रहा है, तो यही हमारा मान सम्मान है, और उसके अंदर उसकी जो है मनोबल बढ़ेगी, प्रोत्साहन बढ़ेगी, और दुगना मनोबल के साथ वो काम करेगा। तो बस यही सब बात है। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब हूँ। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हैं। मैं अपने सभी बुजुर्ग युवा साथी से, अपने गार्जियन से जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक बार पुनः अंत में ये कहूँगा कि आप सब पहल करें, प्रयास करें, गाइड करें। हम उस पथ पर चलने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब, चूँकि समय का भी ख्याल रखना है, तो रखूँगा। लाइव को अब शायद ख़त्म करना चाहिए। एक आंकड़ा बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा उनकी समस्या है। एनएसएसओ का आंकड़ा है, जिसमें अभी जो युवा की आबादी है, उसमें 11.3 करोड़ जो युवा है बेरोजगार है, और 15 से 60 वर्ष के आयु के जो 74.8 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो इन सभी मुद्दों को ख्याल रखना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमने जो कहा उस पर पहल करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। इलेक्शन के समय में खास करके उनके अंदर जागरूकता, राजनीतिक चेतना भरने की ज़रूरत है, और उन्हें ज़रूर समझाने की पड़ती है कि धर्म के पीछे, जैसे कि एक मामा है सर्विस करते हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। और एक चीज़ मैं 2 मिनट समय लूँगा क्योंकि हम लड़ाई जो है एक साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक साथ आरक्षण की लड़ाई, सांस्कृतिक धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ाई, उसके बाद लोगों को जागरूक करना, ये तीनों चारों जो काम है थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर हम लोगों को, चूँकि विकल्प के रूप में हम चाह रहे हैं कि इस धर्म के खिलाफ जो चल रहा है, जैसे अम्बेडकर साहब ने भी जागरूकता फैलाने का काम किया, तो उस धर्म में जो जागरूकता है, अपने घर में, अपने मोहल्ले में लोगों को जागरूक करें कि धर्म के खिलाफ, धर्म के प्रति इतनी आस्था जो है वो शायद आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो जरूर पहल हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी उस पर चोट नहीं करना है। हमारा 99.9% जो समाज है वो धार्मिक रूप से पीड़ित है। अगर हम उसके धर्म पे चोट करेंगे, ये मेरा सवाल है, आप जरूर विचार करेंगे, तो शायद दिक्कत हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझेंगे। और बस मैं पुनः एक बार आप सबको जय मंडल, जय लोहिया, जय कांसी, जय अंबेडकर, जय फूले, जय सावित्री, जय सामाजिक न्याय, इन्हीं सब बातों के साथ आपने हमें मौका दिया, माचनवार साहब को, आदरणीय हमारे दादाजी गणपति मंडल को, उन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहित किया, हमेशा आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं। मैं उनका विशेष तौर पर आभार दूंगा, धन्यवाद प्रकट करूंगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना करता हूं कि आप जहां भी रहें अच्छा रहें। धन्यवाद।